नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज अपने गुरु पूर्णिमा है, तो सभी मित्रों को, सभी छात्रों को, सभी दोस्तों को इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन जो त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी से यही कामना करता हूं कि आप सभी अपने माँ बाप और गुरु को अपने तहे दिल से अधिक सम्मान देते रहे और उनके आशीर्वाद का लाभ जीवन में लेते रहे। देखिए दोस्तों, अपने जीवन में माँ बाप और गुरु का बड़ा महत्व होता है और इनके द्वारा ही हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिलता है। और जो छात्र, जो दोस्त लोग इनके आशीर्वाद से वंचित है किसी न किसी कारणवश, उनको भी मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको एक अच्छा मार्ग मिले, किसी का आशीर्वाद मिले और वो जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो देखिए, अपना जैसे कि काव्य शास्त्र जो पढ़ रहे थे, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें हमने अब तक की जो कक्षाएं पढ़ी है उनमें आपके अलंकार पढ़ा, रस पढ़ा, छंद पढ़े, काव्य गुण दोष पढ़े, रीतियां पढ़ ली है। अब हमारा जो आगामी टॉपिक होगा, प्रकरण होगा, वो होगा आपके शब्द शक्ति। हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति और अपना एक टॉपिक बचा हुआ है शब्द शक्ति, वो पढ़ेंगे। और इसी क्रम में सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अपना बैच चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में भी हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे पहले आपने भाषा पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा, संधि समास पढ़े और उसी क्रम में अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को पढ़ा। अब हमने इन्हीं सभी टॉपिकों को उसी क्रम में अपना जो अभिकारी शब्दों में क्रिया विशेषण है और साथ में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मय आदि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक और आपने निपात आदि को पढ़ा। यानी कि अब तक हम विकारी और अभिकारी के ये 10 टॉपिक और जो आपके वर्ण भाषा है, वर्ण विचार है, संधि है, समास है आदि को हमने क्रम से पढ़ लिया है। अब उसी क्रम में अपने जो रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो मुख्य टॉपिक है, जिसमें आपके लिंग है, वचन है और साथ में लिंग, वचन, काल आदि को पढ़ेंगे। व्याकरण के वो टॉपिक जो आपके जस्ट पहले जो आपकी रीट की परीक्षा हो रही है उसमें मुख्य टॉपिक है, उनको हम पहले पढ़ेंगे। कुछ मित्रों का कहना था कि सर जो आपने संधि आदि पढ़ाई है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा अच्छा समझाएं। तो आज हम उस ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे संधि की। जहाँ तक है आपसे संधि, जो स्वर संधि के 5 भेदों का अच्छी तरह एक्सप्लेन या अच्छी तरह विवरण भी नहीं आता है तो भी आप उसे अच्छा कर पाएंगे। और उसी प्रकार व्यंजन संधियों के टॉपिकों में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, उनकी जो नियमों को अच्छा नहीं पढ़ पाए तो भी आप उन्हें ठीक ठाक सही कर पाएंगे। और ऐसे ही विसर्ग संधि के लिए तो देखिए, कुछ आपके फैक्ट होते हैं संधि टॉपिक से जो हम यहां आज समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अपना आज का जो टॉपिक है वो रहेगा संधि। देखो, संधि शब्द को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें आप संधि को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि आपकी जो व्यंजन संधि का जो आपने नियम पढ़ा कि मैं के बाद, हमने पढ़ा था मैं के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं का या तो हो जाता है अनुस्वार या मैं बदल जाता है आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए हमने यहाँ संधि शब्द को 2 प्रकार से लिखा और ये संधि शब्द दोनों तरीके से ही शुद्ध है। अब आगे हम इसमें समझे तो संधि शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि शब्द है उसका शब्दगत अर्थ क्या है। तो इसका शब्द अर्थ होगा आपके मेल, या हो जाता है मिलाप, या हम कह सकते हैं समझौता।
मेल मिलाप या समझौता, ये संधि का शाब्दिक अर्थ होगा, संधि शब्द का। और संधि शब्द का विलोम पूछ लेते हैं कि इसका विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम हो जाता है आपके विग्रह। संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह। संधि यानी कि मेल करना, मिलाप करना, समझौता करना, या इसका जो विलोम होगा विग्रह, खंड करना, अलग अलग करना, टुकड़े करना। तो इसी प्रकार यहां हमने संधि शब्द को समझा। अब संधि शब्द की जो संधि है उसी के लिए पूछ लेते हैं। तो इसकी संधि हो जाती है सम प्लस धी। क्या हो जाएगी, सम प्लस धी। सम इसमें उपसर्ग है आपके और धी इसका मूल धातु है। तो हमने देखा संधि शब्द है उसका निर्माण है कितने शब्दों से मिलकर हुआ है, दो। पहला हो जाएगा आपके सम उपसर्ग और दूसरा है धी। सम, जैसा कि हमने देखा यहां सम का अर्थ होता है समान, यानी कि समान स्तर के जो आपके वर्ण हैं उनको धी यानी जो धारण करता है, या समान स्तर के वर्णों को पास पास लाना और उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर मिलाना ही या रूपांतर करना ही या धारण करना ही क्या कहलाता है, संधि। तो इस प्रकार हमने देखा संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम उपसर्ग हो जाता है, धी इसका मूल धातु है। सम का जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समान और धी का अर्थ है धारण आदि करने से। तो मित्रों हमने देखा कि संधि है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल मिलाप या समझौता है। संधि है उसका विलोम विग्रह होता है। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है संधि की परिभाषा, कि संधि की परिभाषा दीजिए। तो संधि की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होता है, हमने देखा कि जब दो वर्णों का मेल होता है, संधि में क्या मिलते हैं, वर्ण। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार, होने वाला परिवर्तन, दो वर्ण जब मिलते हैं और उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, जो रूपांतर होता है, जो रूपांतर होता है या जो विकार होता है, वो ही क्या कहलाता है, संधि। जब दो वर्ण मिले और उनके मिलने से कोई परिवर्तन हो, कोई रूप अंतर आए या कोई विकार उत्पन्न हो, तो वो ही क्या कहलाता है, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, रूपांतर या विकार ही संधि कहलाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहलाता है। अब जब दो वर्ण मिलेंगे और उनके मिलने से उनमें कुछ परिवर्तन होगा, उसमें रूपांतर होगा, उसमें विकार होगा, अर्थात उनका रूप बदल जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, आपकी संधि। जैसे हमने लिखा यहां शब्द है आपका हिमालय शब्द, हिमालय। हिमालय शब्द की अगर हम संधि करें तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस हो जाएगा आलय, हिम प्लस आलय। या में ए है आपके और आगे आपके आ जाता है आ, ए और आ के मेल से हो गया आ। जब दो वर्ण मिले और उनके मेल से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, जो रूपांतर होगा, वही क्या कहलाएगा, संधि। तो हमने देखा यहाँ वर्णों के मेल से, ए और आ के मेल से परिवर्तन हुआ है, रूपांतर हुआ है, तो क्या बना है, आपके आ। तो ये क्या कहलाएगा, आपके संधि। इसी प्रकार जैसे हमने शब्द लिया यहाँ मनोविकार शब्द है आपके, इसकी अगर हम संधि करें तो हो जाता है मनहे प्लस विकार, मनहे प्लस विकार। तो यहाँ आपके विसर्ग है और विसर्ग के बाद यानी कि वह जो कि आपके सघोष वर्णों में है, तो विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ, और आपके शब्द बना मनोविकार। तो मित्रों हमने देखा कि जब संधि होती है तो वर्णों का मेल होता है, और वर्णों का मेल होता है तो उनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन होता है, उनके रूप में अंतर आता है या उसमें कोई विकार होता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी संधि। इसी प्रकार जैसा कि हमने यहां देखा संधि शब्द की संधि करें तो यहां जैसे शब्द है आपके संधि,
संधि की ही संधि करें तो देखा संधि शब्द की संधि करेंगे तो हो जाएगा सम प्लस धी। क्या हो गया? सम प्लस धी। तो यहां आपके में आ रहा है और में के बाद कौन सा वर्ण है? ध। तो हमने देखा ये आपके व्यंजन संधि का नियम है कि मैं के बाद अगर कोई स्पर्श वर्ण आता है कैसे लेकर और मैं तक के वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो जो मैं शब्द है उसका या तो हो जाता है या तो मैं का हो जाएगा अनुस्वार, या तो मैं का हो जाएगा अनुस्वार, या मैं आने वाले वर्ण के अंतिम वर्ण में अर्थात पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो तै थे दे धे ने तो ने हो जाएगा। यानी कि यहां मैं का परिवर्तन या तो अनुस्वार में होता है या मैं का परिवर्तन आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में होगा। जो भी वर्ण आएगा उसी के अंतिम वर्ण में हो जाएगा उसके वर्ग में। तो हमने देखा कि संधि जब होती है तो वर्णों के मेल से उनमें कुछ परिवर्तन होता है। जैसे यहां मैं का या तो ने हो जाता है या मैं अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहां भी रूप बदला, यहां भी रूप बदला और यहां भी रूप बदला। तो हमने देखा कि संधि वहां होती है जहां वर्णों के मेल से क्या होना चाहिए? परिवर्तन या रूपांतर या विकार। जब संधि होगी तो वर्णों में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा और अगर वर्णों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां संधि नहीं होगी। देखिए जैसे आपने शब्द लिखा मित्रों देश प्रेम, शब्द था आपके देश प्रेम। अगर देश प्रेम की जब हम संधि करें तो संधि होती है देश प्लस प्रेम, और यहां देश प्रेम में यहां ए आ रहा है और यहां आपके प्रे आ रहा है। तो दोनों के मेल से यहां कोई परिवर्तन नहीं है। यहां मूल शब्द देश प्रेम से मिलकर देश प्रेम ही बना है, इसलिए यहां आपके क्या नहीं है? संधि। यानी कि वर्णों के मेल से अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ रूपांतर हो रहा है तो ही वो संधि है। इसी प्रकार शब्द है आपके विजय, आप शब्द लिख रहे हैं विजय, विजय की संधि करें तो हो जाता है बी प्लस जय। तो हमने देखा यहां बी में बै जो बी लिखा उसमें ई आ रहा है, ई के बाद आपके जय जय शब्द आ रहा है। तो इनके मिलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहां मिलाने पर दोनों को विजय शब्द जैसा था वैसा ही मूल रूप में आ रहा है। तो हमने देखा जब दो वर्ण मिले और उनके मिलने से कोई परिवर्तन हो, कोई रूपांतर हो, कोई विकार हो तो वो क्या कहलाएगा? आपकी संधि। जैसा कि हम पूर्व में यहां देख चुके हैं, जैसे कि यहां ए और आ के मेल से आ होना, जैसे यहां विसर्ग और वै के मेल से ओ होना, और यहां आपके मैं और दह के योग से न होना या अनुस्वार होना। तो ये परिवर्तन है तो संधि है, और जहां कोई परिवर्तन नहीं है तो वहां संधि नहीं होकर मित्रों ये कहलाएगा आपके संयोग। ये क्या कहलाएगा? वर्णों का संयोग। यहां वर्णों का योग हो रहा है, वर्ण एक दूसरे से मिल रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहलाएगा आपके संयोग। तो हमने देखा वर्ण मिले उनमें परिवर्तन हो तो संधि होगी, और वर्ण मिले और कोई परिवर्तन न हो तो वहां आपके संयोग होगा। इसी क्रम में जैसे माना कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके मिलने से उसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शब्द लिखा हुआ है राजा का कुमार, ये शब्द लिखे हैं। एक तो राजा है, दूसरा है आपके कुमार। अब इसका हम रूप बनाए तो हो जाता है राजकुमार। तो ऐसी स्थिति है जहां दो क्या मिल रहे हो? शब्द। जहां दो शब्दों का मेल हो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो, जैसे राजा, रानी और राजकुमार, यहां ये तीन शब्द है तो आपने लिखा राजा और रानी तथा राजकुमार। तो ऐसी स्थिति है जहां शब्दों का मेल हो रहा है और शब्दों के मिलने से उनके मध्य के विभक्ति चिन्ह आदि का लोप होकर उन्हें संक्षिप्त किया जा रहा है, तो वहां क्या हो जाता है आपके? ये कहलाएगा मित्रों समास। तो हमने देखा कि जहां वर्ण मिले परिवर्तन हो तो संधि, जहां वर्ण मिले और परिवर्तन न हो
तो संयोग होगा। अब कई बार हमसे क्या होता है कि किसी शब्द में संधि है ही नहीं और हम उसमें जबरदस्ती संधि ढूंढने का या संधि करने का प्रयास करते हैं, तो मित्रों वो गलत हो जाता है। इसी क्रम में जैसे हम शब्दों को मिलाने का प्रयास करते हैं और उसमें संधि बताने का प्रयास करते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि शब्दों के मेल से संधि नहीं होकर क्या होता है, समास। तो इस प्रकार ये जो थोड़ा सा जो एक दूसरे ये तीन टॉपिकों में अंतर है, जैसे संधि, संयोग और समास में जो कुछ परिवर्तन है, जो कुछ अंतर है, उसे हमें समझना जरूरी होता है। अगर ये भेद हमें पता होता है तो मित्रों संधि जो टॉपिक है उसमें हमसे कोई गड़बड़ी, कोई गलती नहीं होती है और भी स्पष्ट तरीके से हम इसे समझते हैं। तो हमने देखा कि वर्ण मिले परिवर्तन हुआ, संधि हुई, वर्ण मिले परिवर्तन नहीं हुआ तो संयोग हुआ, और शब्द मिले और परिवर्तन हुआ तो आपके समास हुआ। तो इस प्रकार हमने समझा कि संधि वहां होगी जहां वर्णों के मेल से क्या होगा, परिवर्तन। चलो अब आगे हम समझते हैं यहां संधि के भेद या प्रकार। तो संधि के कितने भेद होते हैं मित्रों, 3 भेद होते हैं। हमारे संधि के कितने भेद हैं, 3। जैसे पहली संधि है स्वर संधि, पहली संधि कौन सी हो जाती है, स्वर संधि। दूसरी संधि है आपके व्यंजन संधि, दूसरी संधि कौन सी हो जाती है मित्रों, व्यंजन, दूसरी संधि होगी व्यंजन। और तीसरी हो जाती है आपके विसर्ग संधि, कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। देखो यहां समझना है, हमने वर्णों के भी मुख्यतः तो 2 जबकि कुल 3 भेद पढ़े थे, जिसमें आपने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और अयोगवाह। उसी क्रम में यहां स्वर संधि स्वरों के मेल से होती है, व्यंजन संधि व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर के मेल से निर्मित होती है, और विसर्ग जो अयोगवाह वर्ण है उसका ही भेद है, क्योंकि अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, जिसमें एक आपके अनुस्वार होता है और एक विसर्ग। तो विसर्ग के साथ चाहे तो स्वर मिले चाहे व्यंजन, तो वहां संधि कौन सी होती है, विसर्ग। तो यहां आपने देखा कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हमने संधि के 3 भेद देखे, जिसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग हो जाते हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा हमें इन्हें विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करना है। देखिए जहां स्वर संधि होगी वहां स्वर से किसका मेल होगा मित्रों, स्वर का। जब स्वर से स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। देखो यहां कोई डाउट हमारा रहता ही नहीं है, यहां संदेह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब स्वर से स्वर मिले तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, स्वर। अर्थात पहला वर्ण भी स्वर और द्वितीय वर्ण भी स्वर है और दोनों मेल करते हैं, तो वहां कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। जैसा कि हमने यहां देखा हिमालय में ए और आ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर, दोनों की मेल से यहां स्वर का आ का निर्माण हो रहा है, तो यहां कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो स्वर संधि में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां दोनों वर्ण क्या होंगे, स्वर। तो यहां कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, पहला वर्ण भी स्वर और दूसरा भी स्वर। जब आपको इस तरह का विग्रह मिले या आप किसी शब्द का विग्रह करें और उसमें पहला वर्ण स्वर आए और दूसरा वर्ण भी अगर स्वर आ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर उसमें कौन सी संधि कर सकते हैं, स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। ये हमारी पहली। दूसरी संधि है आपके व्यंजन संधि। जब व्यंजन वर्ण से, जब कोई व्यंजन वर्ण है उससे चाहे तो स्वर मिले चाहे आपके व्यंजन मिले, अगर स्वर या व्यंजन के मेल के साथ व्यंजन का हो रहा है तो वहां कौन सी संधि हो जाती है मित्रों, व्यंजन संधि। देखो यहां भी कोई डाउट नहीं रहेगा, जब आप कोई भी शब्द है उसकी संधि कर रहे हैं और वहां पहला या प्रथम वर्ण अगर व्यंजन आ रहा है, दूसरा चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो वहां हमें निश्चिंत होकर बेझिझक होकर कौन सी संधि करनी है, व्यंजन संधि। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब शब्द की संधि करें तो पहला वर्ण क्या आना चाहिए, व्यंजन।
पहला अगर व्यंजन है, बाद में चाहे तो स्वर हो चाहे व्यंजन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों? व्यंजन संधि। तो हमने देखा जैसे आपका शब्द लिखा हुआ है संधि, संधि की हमने जब संधि की तो देखा सम प्लस धी, तो मैं आपके आया है मूल व्यंजन अर्थात हलंत, ये व्यंजन है, और ध दूसरा वर्ण भी आपके क्या आ रहा है? व्यंजन। पहला व्यंजन हो, दूसरा चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उससे वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां संधि कौन सी हो जानी है? व्यंजन संधि। तो हमें हर परीक्षा में यही ध्यान रखना है, जब शब्दों की संधि आप कर रहे हैं किसी भी शब्द की, तो आप देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अगर स्वर ही आ रहे हैं तो वहां स्वर संधि होगी, लेकिन कंडीशन है वर्णों के मिलने से उनमें परिवर्तन होना चाहिए। और जब आप उन शब्दों की संधि करो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिले, और मिलने पर अगर प्रथम वर्ण व्यंजन आ रहा है, दूसरा चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, आपको बेझिझक बिना किसी चिंता के कौन सी संधि करनी है? व्यंजन संधि। तो इस प्रकार हमने देखा स्वर और व्यंजन संधि में हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। स्वर संधियों के तो भेद होते हैं, इसलिए थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन भी हो सकता है कौन सी संधि है, लेकिन यहां व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। जब भी आप ऐसी कंडीशन में किसी शब्द को देखो तो समझ लो कि वहां कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसी प्रकार तीसरा भेद अपना विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग। विसर्ग से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, वहां कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। देखिए मित्रों, हमने देखा कि व्यंजन से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन, पहला वर्ण अगर व्यंजन आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन। वही कंडीशन यहां लागू हो जाती है कि विसर्ग अगर पहला वर्ण आ रहा है, आगे उससे चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, वहां संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। जैसे हमने मनोविकार शब्द लिया, इसकी संधि की मन है प्लस विकार, तो यहां पहले विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद आपके वह स घोष वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उनके मेल से अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? आपके विसर्ग संधि। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहां शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, ये सबसे स्पेशल और विशेष ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में संधि करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब यहां आता है आगे, जैसा कि व्यंजन के कोई भेद नहीं होते हैं वैसे ही विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं। इनके क्या चलते हैं? दोनों के नियम चलते हैं। अब इनके नियमों को हम छोटा बड़ा आदि करके यानी कि शॉर्ट कर देते हैं, एक नियम में 2-4 नियम पढ़ लेते हैं, उस प्रकार यहाँ आपके 15-20 नियम होते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि के भी आपके 8 से 10 नियम होते हैं। तो कोई सा भी नियम क्यों न हो, संधि वहां कौन सी रहेगी? जैसे व्यंजन संधि में व्यंजन और विसर्ग में विसर्ग। तो यहां अलग से किसी भेद के नाम को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, यहां डायरेक्ट ही पता करना होता है कि कौन सी संधि है। तो आपने देखा पहला वर्ण व्यंजन आ रहा है, बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, और उनके मिलने से कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। पहला वर्ण अगर विसर्ग आ रहा है और बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, उनके मिलने से कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। और पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा भी स्वर हो, तो मित्रों उनके मेल से कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। तो इस प्रकार हमने यहां ट्रिक से, यहां अपने तरीके से यह समझने का प्रयास किया कि किसी भी छात्र को अगर संधि के बारे में विस्तृत पता नहीं है, पूर्ण पता नहीं है, फिर भी वो अगर संधि आ जाती है तो एग्जाम में संधि को सही कर सकता है कि यहां कौन सी संधि है। तो आपको आज जो हमने इस कक्षा में पढ़ा, जो देखा, उसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उन्हें करने के लिए प्रेरित करें। आप लोगों का स्नेह और प्रेम जो है वो ही हमें उत्साहित करता है, और उस उत्साह की वजह से ही हम आपको कुछ नया और अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप बताएं, समाधान पाए। और यही कह रहा हूं कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सबको फिर तहे दिल से मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
और आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, आगे बढ़े, अच्छा पढ़े। धन्यवाद।